नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं अश्विनी सिंह। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का बेहद करीबी बताया जाता है। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब। धन्यवाद। सर, आपको एक लंबा समय काम करते हुए रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ, और अब भारत G20 जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं? वैश्विक स्तर पर किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो छवि दुनिया में बनी है वो बहुत ही अद्भुत है। कई देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जाना हुआ है हमारा। जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राज्याध्यक्ष होते हैं, सरकार के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, और वहाँ की आम जनता भी, बहुत से विकसित देशों की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो भारत को देखने का नजरिया है वो एकदम से बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका स्वाभाविक सम्मान, स्वाभाविक आदर भी देखने को मिलता है और भारत के प्रति भी देखने को मिलता है। उसी कड़ी में, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हमें G20 जैसी एक वैश्विक इवेंट की मेजबानी करने का भारत को मौका मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ईश्वर कृपा से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं G20 की लगभग सभी मीटिंगों में उनके साथ मैं गया हूँ, इस पिछले 2 साल को छोड़ करके, जब से मैं यहाँ राजनीति में आ गया। मैंने देखा है कि किस प्रकार उन देशों में गर्व की अनुभूति होती है, उनके नेताओं में किस तरह से गर्व की अनुभूति होती है। तो वही गर्व की अनुभूति मुझे स्वयं भी हो रही है और मैं आशा रखता हूं कि हमारे देश के सभी नागरिकों में हो रही होगी G20 की मेजबानी करके। लेकिन इस गर्व की अनुभूति के साथ हमारे सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, क्योंकि उदाहरण के रूप में उसकी 4 हमारे इवेंट्स जो हैं, सब इवेंट्स जिन्हें कह सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं। लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, नोएडा है, ऐसी जगहों पे हमारी इवेंट्स होने वाली हैं G20 की। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन नगरों को कैसे सजावें, संवारें, जिससे कि विश्व के किसी भी कोने से आने वाले नेता को, राजनेता को या अधिकारी को या उसके जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कहीं भी अपने देश, विकसित देशों के अपेक्षा या तुलना में कहीं कोई कमी न दिखाई दे। और ये संभव है। हम लोगों ने उस दिशा में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। उन 4 नगरों को ही नहीं, बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे सभी नगरों को ग्लोबल सिटी या वैश्विक नगर बनाने का एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिससे देश के किसी भी कोने से आने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का कोई भी नगर कहीं किसी तरह से किसी भी उतरते क्रम में न दिखे, बल्कि और भी बेहतर उसको अनुभूति। 4 जो अगर हम बात करें शहरों, चाहे वो लखनऊ की हम बात करें, चाहे हम वाराणसी की बात करते हैं, हम मेरठ की बात करें, या फिर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, आगरा की बात करते हैं, यहाँ पर तो कार्यक्रम हो रहा है। नगर विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती आती है, क्योंकि तमाम बड़े देशों से वहाँ लोग आते हैं, वहाँ शामिल होंगे, तो उसकी व्यवस्था के लिए नगर विकास से खासतौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर, तो वहाँ पर किस तरीके से विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है? जैसा मैंने कहा कि हमारे नगरों में जो इवेंट्स होने वाली हैं, उनके अलावा भी कोई व्यक्ति मान लीजिए लखनऊ आता है, तो हो सकता है कि वो घूमने के लिए अयोध्या चला जाए, हो सकता है, या हमें प्रयास करना चाहिए कि वो अयोध्या भी जाए, जिससे कि वो जाएगा तो घूमेगा, कुछ खर्च करेगा, कुछ हमारे लोगों को रोजगारी उसके चलते मिलेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए वो नैमिषारण्य बन जाए, लखनऊ में अगर आया हुआ है तो इस प्रकार हमें टूरिज्म के प्रमोट करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। वैसे ही वाराणसी जो आता है वो सिर्फ मीटिंग अटेंड न करे, बल्कि बनारस में हमारे गंगा के घाटों पे जाए, हमारे विश्वनाथ मंदिर में जाए, हमारे मानस मंदिर को देखे, हमारी साड़ी जो वहाँ बनती है उसको देखे, हमारे जो खिलौने लकड़ी के काम होता है, मिट्टी का काम होता है, हैंडलूम का काम होता है, उसको भी देखे। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वो जाएगा, कुछ खरीदेगा। हमारे उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि न सिर्फ मात्र उन नगरों को जहाँ की ये इवेंट्स होनी है, बल्कि उनके आसपास के सभी नगरों को, बल्कि मैंने तो यहाँ तक इसीलिए
क्योंकि अभी हर चीज स्पष्ट नहीं है कि कौन टीम कहाँ जाएगी या कहाँ होकर के कहाँ जाएगी। इसलिए हमने सबको ये काम टास्क दे दिया है कि पिछले महीनों में 9 महीनों में जो हमने विशेष सफाई के अभियान चलाए हैं, विशेष प्रयास किए हैं, उनको पुख्ता करते हुए, और हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ रही है फरवरी में, और उसके बाद तुरंत ही जो G20 की मीटिंगें आने वाली हैं, उनके मद्देनजर हम सभी नगरों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। उसमें जो सफाई हुई है उसको और बेहतर हम कैसे बनावें, हमारे जो परंपरागत कूड़े कचरे के जो ढेर थे उनको साफ करके हम सुंदर बाग बगीचे, पार्क, उद्यान कैसे वहां बनावें, उनको हम इस स्थिति में कैसे पहुंचा दें कि फिर से वो गंदे न हो। हमारे जो तालाब और हमारे पार्क जो उपेक्षित पड़े रहते हैं उनका हम सुशोभन कैसे करें, अपनी दीवालों का सुशोभन कैसे करें, अपनी सड़कों पे हम कैसे उन्हें गड्ढा मुक्त करते हुए कैसे उनके डिवाइडर्स को ठीक करें, कैसे हम पट्टे पीले और सफेद काले पट्टे हम कैसे लगावें, इन सारी बातों, साइनेजेस कैसे, जो विश्व कक्षा की जो शहर हैं उनमें साइनेजेस का बड़ा असर होता है। कोई किसी को न रास्ता बताता है न कोई किसी को पूछता है, साइनेज देख करके लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह की हमारी जो बेंचमार्किंग हमारी ग्लोबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उसके लिए हमने जनवरी महीने में पिछले अभियानों के कामों को और बेहतर करने के लिए और जनवरी में एक ग्लोबल सिटी या वैश्विक नगर करके हमने एक नया 100 दिन का अभियान चलाया है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के कुछ दिनों तक चलेगा। और इसी में ये हमारी सारी जो प्रमुख जो इवेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। सर, बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है बड़े स्तर पर। तमाम जो विदेशी औद्योगिक घराने हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, साथ ही भारत के अंदर के भी तमाम जो औद्योगिक घराने, बड़े उद्योग हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। नगर विकास, ऊर्जा विभाग, आपके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है और दोनों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको बेहतर तरीके से किया जाए, एक बेहतर अनुकूल माहौल दिया जाए ताकि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनको सारी सहूलियत मुहैया की जाए। उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी किया गया है? जैसा मैंने कहा कि नगर विकास विभाग की तरफ से कोई भी निवेशक, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेनर हो, वो कहीं भी जाता है अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री डालने के लिए, तो सबसे पहले वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है कि वहाँ हम जाएंगे तो हमारे रहने के लिए, हमारे बच्चों के रहने के लिए, हमारे मैनेजर और हमारे स्टाफ के रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ उपलब्ध है, क्या संस्थाएं हैं, क्या हमें होटल कैसे हैं, स्कूल कैसे हैं, हमारी बेसिक एमिनिटीज उस नगर की कैसी हैं। तो उसी दृष्टि से मैंने जैसा कहा कि हमें अपने नगरों को ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ जाना है और उस दिशा में हमें सब प्रयास करने हैं। उसी दिशा में हमने इस महीने से शुरू करके पिछले महीने के जो काम हुए हैं उनको और बेहतर बनाते हुए, पुख्ता करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए आगे नए कुछ कार्यक्रम लेकर के हमें वैश्विक मापदंडों, वैश्विक बेंचमार्क्स के दृष्टिगत हमें काम करना है और उस दिशा में हमने काम शुरू करवा दिया है। ग्लोबल सिटीज बनाने के लिए G-City नाम का एक अभियान हमने चलाया है। जहां तक ऊर्जा विभाग की बात है, जो भी निवेश आता है उसमें चाहे उद्योग का हो, चाहे संस्थाकीय हो, चाहे वाणिज्य का हो, या इवन टेक्नोलॉजी के जो हमारे डाटा सेंटर जैसे हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, उन सब में कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। बल्कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, बहुत बड़ा भाग होता है, उनकी जो इनपुट होती है उसमें एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा इनपुट होता है। उसे पूरी करने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आवे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की मांग बढ़े और उस ऊर्जा की मांग को हम पूरी कर सकें। ये हमारा खुद का अपना सपना है। मांग पूरी करने के लिए हमने जहां एक तरफ अपने जो प्लांट्स हैं उनको बेहतर कैपेसिटी पे चलाना, ज़्यादा PLF पे चलाना शुरू कर दिया है और ज़्यादा कोयले की खपत हम कर रहे हैं, ज़्यादा सक्षम ढंग से हम अपने प्लांट्स को चला रहे हैं और चलाएंगे। वहीं हम अपने नए ऊर्जा जो स्रोत हैं, नवीन ऊर्जा स्रोत, जिसको बिन परंपरागत या गैर परंपरागत हम जिनको कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है या बायो एनर्जी है, इन सब स्रोतों को भी हम टैप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीनों में ही हमने 2022 के अंत में नई सोलर पॉलिसी हम लेकर के आए और हमने नई जैव ऊर्जा नीति भी हमने बनाई है। तो ये सब इस दिशा में हमारे प्रयास हैं कि कैसे हम
ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करें। दूसरा कि न सिर्फ परंपरागत ऊर्जा या कोयले से आधारित जो ऊर्जा है, बल्कि हम उसके मिक्स को हम कैसे बदलें कि जिससे हमारा प्रदूषण भी कम हो, हम प्रगति तो करें, हमारे ग्रोथ तो हो, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लेकिन साथ में जो कोयले के खपत से या ऊर्जा बनती है उसके चलते जो प्रदूषण होता है, उसमें पर्यावरण का जो नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग के जो चैलेंजेज आ रहे हैं, उनका भी हम कैसे मिटिगेशन करें, उनको भी हम कैसे कम रखें, उन समस्याओं को, इस बात के लिए भी हम लोग काफी सक्रिय हैं। तो ऊर्जा की मांग को भी हम पूरा करेंगे और उस मांग को हम इस ढंग से पूरा करेंगे कि पर्यावरण पे कम से कम असर हो। सर, बात करें तो ऊर्जा को लेकर तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है और खासतौर पे बिजली का संकट गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। अब ये कहा जा रहा है कि बिजली दर भी बढ़ने वाला है, तमाम नए उद्योग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे में बिजली की दर बढ़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका होगा लोगों के लिए भी, साथ ही जो नए औद्योगिक घराने आएंगे उनके लिए भी। बिजली की दर बढ़ने की ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे जो नियामक होता है, रेगुलेटर होता है, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है, उनकी अपेक्षा होती है कि हर विभाग या हर जो कंपनी है वो अपने लेखा जोखा जो है खर्च और उनकी जो इनकम है, उनका जो खर्च है, उसका लेखा जोखा उनके पास ले आवे। उसको हम एक टैरिफ पॉलिसी का एक नाम देते हैं कि किस डिस्कॉम ने या किस कंपनी ने कितना खर्च किया, कितना उसकी इनकम हुई, क्या गैप है, उसको वो लोग एसेस करते हैं। और अल्टीमेटली ये सरकार के ऊपर नहीं होता है कि हम क्या क्या रेट हम रखेंगे। ये फाइनली इलेक्ट्रिसिटी का जो रेगुलेटर होता है, स्टेट रेगुलेटर होते हैं, उनके ऊपर है कि हमारे कितने खर्च को मान्यता देते हैं, हमारी कितनी बात को मानते हैं। हमने एक टैरिफ पॉलिसी अभी पिछले कुछ दिनों पहले सरकार की अनुमति से हमने उनको फाइल किया है और मैं आशा रखता हूं कि कोई बहुत बड़ा लोड कोई कंज्यूमर्स पे आने वाला नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सर, बात करें खासतौर पे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक माहौल काफी गर्म हुआ था पिछले दिनों में और उसके बाद आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और वहां पर जो है कि आपको राहत भी मिला सुप्रीम कोर्ट से। आपने आयोग का गठन भी कर दिया है और एक कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में, यानी खासतौर 3 महीने के अंदर ही पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करना है। बड़ा प्रदेश है सर, किस तरीके से आप तैयारी करें कि इन कम समय में इस पूरे काम को कर लिया जाए? हम नियामक, हमारे जो आयोग का गठन हुआ है वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, पूरी तरह से सक्षम रूप से वो काम कर रहे हैं अपना। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार माननीय सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया है, जो हमें समय सीमा दिया है, उस समय सीमा के अंदर हमारे आयोग की रिपोर्ट हमको मिल जाए और उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुरूप, उम्मीद के अनुरूप हम लोग राज्य में चुनाव करा दें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हमने पहले भी स्वागत किया है, आज भी मैं स्वागत कर रहा हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं न्यायपालिका का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव कराने का निर्देश दिया, जिस बात को लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे थे। सर, आखिरी सवाल ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। पहले विदेशों में लोग उनके उद्योग घरानों से मुलाकात किए और अब देश के अंदर जो है वो रोड शो किया जाएगा तमाम प्रमुख नगरों में। आपके पास भी एक जिम्मेदारी है, आप भी वहाँ रोड शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे। किस तरीके का माहौल देख रहे, क्योंकि आप अगर हम बात करें गुजरात में भी एक अच्छा आपने काम किया था, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं इस वक्त कि जो निवेशक आएंगे वो यहाँ पर रहें और यहाँ पर काम करें? उत्तर प्रदेश में निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारा राज्य हर क्षेत्र में बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारा राज्य है, जिसमें कृषि तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन यहाँ विपुल मात्रा में खनिज भी है। हमारे यहाँ जो सोलर का रेडिएशन है वो भी विपुल मात्रा में है। हम हार्टिकल्चर की बात करें या फूड क्रॉप की बात करें, हर मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो प्रयास की कमी थी पिछली सरकारों में, माननीय योगी जी के
पहले की जो सरकारें थी उनमें प्रयास की कमी थी। अब वो प्रयास की कमी, और मैं तो यूं कहूंगा कि गवर्नेंस की डिफिसिट थी, गवर्नेंस की कमी थी। उन कमियों को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। और उसी के चलते जो विदेश में हमारे डेलीगेशंस गए थे, अभी हम लोग देश में भी घूम रहे हैं। देश के निवेशक, विदेशी निवेशक, सभी लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है। बहुत ज़्यादा उत्साह है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि सबका ये मानना है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है वो पिछले उत्तर प्रदेश से काफ़ी भिन्न है। पिछले 5-7 साल पहले, 6 साल पहले का जो उत्तर प्रदेश था उसमें और अब में काफ़ी फर्क है। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आने के लिए सब लोग काफ़ी उत्सुक हैं। अब कमी या हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम उनके पास पहुंच सकें, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकें, उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट कर सकें, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है। और निवेश आने से, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, वो आने से उसके बहुत सारे सुखद परिणाम आते हैं। लोगों को रोजगारी मिलती है, वहाँ का जहाँ वो निवेश आता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। ये सारे परिणाम हमको देखने, हमारी पॉलिसीज में तब्दीली आती है, हमारी पॉलिसीज अपडेट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को बहुत ही आशा की नज़र से देख रहा हूँ। पहले का भी अनुभव जो गुजरात का रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। माननीय मोदी जी ने एक तरह से देश में कहा जाए तो ऐसे समिट की शुरुआत उन्होंने, माननीय मोदी जी ने किया था, और उसका मैं भी भाग बना रहा उन दिनों। तो मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश भी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते हम उस दिशा में काफ़ी पुरजोर ढंग से हम आगे बढ़ जाएंगे। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश संभावना का प्रदेश है, और साथ ही जो सरकार ने लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर शामिल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।